नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता कार्यक्रम में। मखाना की खेती हमारे राज्य में दरभंगा, समस्तीपुर जिले सहित राज्य के कई क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर की जाती है। जिन किसान भाइयों ने मखाना की फसल अप्रैल मई माह में लगाई थी, उनकी फसल अभी परिपक्व अवस्था में होगी। तो इस फसल से अधिक लाभ लेने के लिए आप उनकी खुदाई से लेकर मखाने बनाने की प्रक्रिया तक कौन कौन से कार्यों को अपनाएं, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला दरभंगा के कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर दिव्यांशु शेखर। जैसा कि हमारे मिथिलांचल में से मखाना की पहचान है और मखाना से मिथिलांचल की पहचान है, यहाँ के किसान मखाना से औसतन 1 से 1.5 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर की आमदनी प्राप्त करते हैं। ऐसे में मखाना का हार्वेस्टिंग जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, मखाना का जो जीवन चक्र है उसमें मई माह के शुरुआती सप्ताह से मखाना में फूल आने की प्रक्रिया शुरू होती है। अमूमन एक मखाना के स्वस्थ पौधे में 8 फूल आते हैं और इसमें जब एक फूल से फल बन जाता है उसके बाद ही दूसरा फूल निकलता है। आमतौर पे मई के लास्ट तक में उसमें फल आने की प्रक्रिया शुरू होती है और एक फल के अंदर में 20 से लेके 200 मखाना के बीज पाए जाते हैं। मई माह के अंत से फल बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। जुलाई माह में आकर के पौधे में, मखाना के पौधे में गलन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, यानी उसके पत्ते गलने लगते हैं और लगभग 15 अगस्त के आसपास में, अगस्त के दूसरे सप्ताह में आकर के हमारा मखाना का फल जो है, बीज जो है, वह हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाता है। मखाने की परिपक्वता की पहचान पानी की सतह पर फैले गोल कटीले पत्ते से की जाती है। जब फसल परिपक्व होने लगती है तब उसकी पत्तियां पीली होकर गलने सड़ने लगती हैं। फलों को तलहटी से निकालकर उनका निरीक्षण करके भी मखाने की परिपक्वता का पता लगाया जा सकता है। ऐसे में पत्तियों की कटाई कर उन्हें तालाब से निकाल देना चाहिए। आमतौर पर हर पौधे में 10 से 20 फल लगते हैं। हर फल में तकरीबन 20 बीज होते हैं। इसके फल कांटेदार होते हैं। पत्तियों की कटाई करने पर फल के कांटे नरम होने लगते हैं। हमें यह ध्यान रखना है कि जब हम पानी का हिलोड़ा लगाते हैं, जब पौधे हमारे गल गए हैं और पानी में जब हिलोड़ा, हाथ से हिलोड़ा करते हैं, तो यदि मखाना का बीज ऊपर नहीं आता है, इसका मतलब है कि हमारा मखाना का बीज हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो गया है। इसमें यह ध्यान रखना होता है कि जो हमारे मखाना के खेत हैं उसमें पानी कम से कम 1 फीट से ऊपर हो, यानी घुटना से ऊपर हो। नहीं तो जब हम मखाना निकालने जाते हैं उस समय में पानी में कीचड़ की मात्रा बढ़ जाती है और हम बीज को ठीक से एकत्रित नहीं कर पाते हैं। तो यदि हम आमतौर पे जुलाई के माह में बारिश हो जाने के कारण हमारे जो मखाना प्रक्षेत्र है उसमें 1 फीट से अधिक पानी होता है। यदि वह पानी नहीं है तो हमें उसमें अतिरिक्त जल बाहर से दे करके कम से कम 1 से 1.5 फीट पानी को सुनिश्चित करना चाहिए और उसके बाद हम उस मखाना को निकालते हैं। तो जहां हमारा 2 से 3 फीट वाले खेतों में या कम गहराई वाले खेतों में कर रहे हैं, वहां जब हम 2 बार मखाना की बीज निकालते हैं तो हमारा पूरा खेत से बीज निकल जाता है, जबकि तालाबों में कम से कम 3 से 4 बार हमें निकालना पड़ता है। तो हमें बस यही ध्यान रखना है कि जो हमारा 15 अगस्त के आसपास में जब हमारे खेत में सारे बीज नीचे बैठ गए हैं और पौधों में गलन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जब हम पानी से हिलोड़ा लगाते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि जब हमारा बीज भारी होकर बैठ गया है, मतलब हमारा बीज निकालने को तैयार हो गया है। फल सितंबर अक्टूबर महीने में किसान पानी की निचली सतह से इन्हें इकट्ठा करते हैं। इन्हें एक बांध से खास टोकरी से निकाला जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में गांज कहा जाता है। गांज की मदद से फलों को बाहर निकालते हैं और फिर फलों की अच्छी तरीके से सफाई कर बीजों को निकाला जाता है। इस प्रक्रिया को बुराई कहा जाता है। मखाने की बुराई का काम अनुभवी मजदूरों के द्वारा कराना चाहिए। यह निकालने की प्रक्रिया जो है वो मूलतया जो हमारे मल्लाह जाति के वर्ग के मजदूर हैं, जिनको इसमें विशेषज्ञता होती है, वही निकालते हैं। क्योंकि सामान्य आदमी जब निकालेंगे तो हमारा काफी बीज जो है वो खेत में ही छूटा रह जाएगा, जिससे किसानों को आर्थिक क्षति होती है।
जब हम उसकी बीज की निकालने की प्रक्रिया करते हैं तो वह दो उद्देश्यों से करते हैं। यदि हम बीज के लिए उसको निकाल रहे हैं तो वैसे में हमें उनका छिलका को उसमें छोड़ देना होता है, और अगर हम उसका लावा बनाने के लिए अगर हम निकाल रहे हैं तो उसके छिलके को उतार देना चाहिए, जैसा कि अन्य फसलों के साथ भी है कि हमें निकाले गए बीज को अच्छी तरह सफाई करके और उसकी ग्रेडिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि ग्रेडिंग यानी बीज के आकार से ही हमारे लावा का आकार भी निर्धारित होता है। तो अगर हम ग्रेडिंग करते हैं तो हमें बाजार में उसका अच्छा मूल्य प्राप्त होता है। बुराई के बाद बीजों को सुखाकर इनकी प्रोसेसिंग का काम शुरू किया जाता है। पहले बीजों को रगड़कर इनका खोल उतार दिया जाता है, इसके बाद इन्हें भूना जाता है और भूनने के बाद लोहे की थापी से फोड़कर मखाना निकाला जाता है। यह बहुत मेहनत का काम है। अक्सर किसान के परिवार की महिलाएं ही ये सारा काम करती हैं। जहाँ तक अगर हमें उसको तुरंत लावा के रूप में परिवर्तित करना है तो हम उसको ठंडे जगह में रख सकते हैं। इसमें हम 1 हफ्ता के अंदर में उससे लावा तैयार कर लें। यदि हमें लावा कुछ समय बाद करनी है तो ऐसे में हमें उसे वापस सफाई करके जल में ही बैग में पैक करके हमको जल में रख देना चाहिए, जिससे कि उसकी नमी बनी रहे। अगर बाजार मूल्य के हिसाब से भी हम देखें तो हमें अगर तुरंत उसे नहीं बेचना है तो हमें उसको जल में ही भंडारित करके रखना होता है, जिससे कि हमारे बीज की गुणवत्ता जो है वो बनी रहे और हमें बाजार से अच्छा मूल्य प्राप्त हो सके। हमारे राज्य के अधिकतर किसान भाई कृषि के साथ साथ पशुओं का पालन करते हैं और उनसे वे अच्छा लाभ भी प्राप्त करते हैं, लेकिन आमतौर पर गाय भैंसों में बार बार गर्मी में समस्या देखने को आती है। तो ये समस्या पशुओं में क्यों आती है और इसका क्या समाधान है, इस बारे में बता रहे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची के पशु वैज्ञानिक डॉक्टर प्रवीण कुमार। आज हम लोग बात करेंगे कि पशुओं में बच्चा रखने की क्षमता जब कम हो जाती है या रिपीट ब्रीडिंग होता है, बार बार पशु हीट में आ जाती है फिर भी पाल को नहीं रख पाती है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। प्रदेश में पशुओं के समय पर नहीं बयाने की समस्या आमतौर पर देखी जाती है। पशुपालक भाइयों, आपके पशु समय पर ही नहीं ब्याएंगे तो आपके द्वारा की गई सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो सबसे पहले जानते हैं डेयरी पशुओं में गर्भधारण न करने और बार बार ताव में आने के कारणों के बारे में, जो इस प्रकार से हैं। पशुओं के संतुलित आहार में कमी, पशुओं में परजीवियों की समस्या, पशुओं का लंबे समय से बीमार होना, पशुओं का सही समय पर गर्भ धारण नहीं करवाना, पशु के प्रजनन अंगों में विकार होना, ऐसे कई कारण हैं जिससे पशु समय पर गर्भ धारण नहीं कर पाते, जिससे डेयरी व्यवसाय घाटे में चला जाता है। तो सबसे पहले है कि उसके शरीर का उचित आहार मिलना चाहिए, जिससे कि वो शरीर उसका बना रहे। उचित आहार में हम लोग चाहते हैं कि 3 kg तक उसको मेंटेनेंस राशन मिलना चाहिए। मेंटेनेंस के लिए दाना मिलना चाहिए। दाना में मकई का दर्रा, बादाम की खल्ली और चोकर रहता है। तो ये तीनों को मिलाकर हम लोग 3 kg तक उसको मेंटेनेंस के लिए देते हैं और दूध के उत्पादन के अनुसार उसका दाना को बढ़ाया जाता है। तो इस तरह से अगर हमको सूखी हुई गाय जो अभी दूध नहीं दे रही है और जिसमें ये समस्या बार बार आती है, उसको हम लोग को दाना, संतुलित दाना देना ज़रूरी होता है। लेकिन इसके साथ साथ में हम लोग को ये देखना पड़ता है कि ये पाल क्यों नहीं रख रही है। तो उसमें होता है कि कीड़े की दवाई हम लोग कब दिए हैं। तो कीड़े की दवाई को जो है हम लोग रेगुलर प्रैक्टिस में हर 3 महीने में एक बार ज़रूर कीड़े की दवा, अंतःकृमि की दवा जो है डॉक्टरी सलाह पे ज़रूर देनी चाहिए। और अगर बार बार पाल नहीं रख रहा है तो उसके लिए सबसे पहले कीड़े की दवाई देनी चाहिए और 15 दिन में फिर उसका रिपीट करना चाहिए। तो जो अगर पशुओं के शरीर में जो कृमि होंगे वो बाहर निकल जाएंगे और उनके इम्यूनिटी उनके डेवलप करेगी। दूसरा होता है विटामिन ए की कमी के कारण भी जो प्रजनन जो ऑर्गन्स हैं वो थोड़े से कमज़ोर हो जाते हैं। तो हम लोग जो है विटामिन ए का इंजेक्शन है जो बाज़ार में उपलब्ध है रोवेच के नाम से, उसको हम लोग अल्टरनेट एक दिन छोड़कर एक दिन हम लोग उसको सुई देते हैं, 5 सुई देते हैं। तो जिससे अगर विटामिन ए की कमी के कारण अगर उसमें आ रहा है तो उसकी पूर्ति को हम कर सकते हैं। तीसरा है हम लोग मिनरल मिक्सचर देते हैं। मिनरल मिक्सचर कोई भी बढ़िया कंपनी के मिनरल मिक्सचर को 50 ग्राम जो हमने दाना बताया
उस दाने के साथ मिलाकर 25 ग्राम सुबह और 25 ग्राम शाम को अगर हम लोग देंगे तो इसके संतुलित आहार आ जाएगी। जो उसमें विटामिन की कमी थी उसको पूरा हो जाएगा, और जो मिनरल्स हैं, खनिज तत्व हैं, जिसके कारण बहुत से हार्मोन्स रेगुलेट होते हैं और हार्मोन का बहुत बड़ा रोल होता है पाल रखने में, तो उसकी कमी को हम लोग अगर पूरा कर लेते हैं। तो अगर ये 3 दवाइयाँ अगर सबसे पहले अगर हम लोग दें और संतुलित आहार जो हम बताए उसको अगर हम दें तो हम उसके शरीर में शक्ति पैदा कर सकते हैं और उसको पाल रखने में उसको बहुत आसानी होती है। अगर इसके बाद भी अगर ये नहीं ठीक होता है तो डॉक्टरी सलाह देकर आपको बच्चेदानी में दवाई 3 दिन तक लेवोफ्लॉक्सासिन का डाली जाती है, जिससे कि उसमें अगर कोई बीमारी होगी तो वो बाहर निकल जाएगी। पशुपालक भाइयों, यदि आप अपने पशुओं का सही समय पर गर्भधारण करवाते हैं तो न केवल पशुओं को देखभाल के खर्चे से बच सकते हैं बल्कि इनसे अच्छी आय भी ले सकते हैं। एक चीज़ और पशुपालकों को ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि बच्चा जब बढ़िया से हो जाए तो उसका झाड़ बढ़िया अपने तरह से गिर जाना चाहिए, उसमें हाथ नहीं लगाना चाहिए या घींच घाच नहीं करनी चाहिए। अगर बच्चा फंस गया है तो उचित डॉक्टरी सलाह लेकर उसको उचित तरीके से बाहर निकालें और उसके बाद दवा ज़रूर बच्चेदानी में डालें, जिससे कि आगे इन्फेक्शन नहीं हो। ये एक बहुत बड़ा कारण होता है जिसके इन्फेक्शन रह जाती है, बीमारी अंदर रह जाती है और जिससे बच्चा पाल मवेशी लोग नहीं रख पाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है कि बच्चे के लिए के होने के बाद किसी तरह के छेड़छाड़ गायों में या मवेशियों में नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। मौसम विज्ञान विभाग भारत सरकार और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची के द्वारा भेजी गए मौसम रिपोर्ट के अनुसार रांची और इसके आसपास के इलाकों में रहने वाले किसानों के लिए सलाह दी जाती है कि मौसम पूर्वानुमान की अवधि में हल्के बादल छाए रहेंगे। अगले 1 से 2 दिनों में हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम के मिजाज को देखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि धान के निचले खेत में रोपा के 20 से 25 दिनों बाद यूरिया का भुरकाव 20 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से करें। यूरिया भुरकाव से पहले खरपतवार अवश्य नियंत्रित कर ले। किसान अपने रोपे गए फसल की समुचित देखरेख करें, क्योंकि ऐसे मौसम में फसल में विभिन्न कीटों एवं रोगों के आक्रमण की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। फसल में दानेदार कीटनाशी दवा कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड 4G 10 से 12 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से भुरकाव करें। जिन किसान भाइयों के पास विभिन्न सब्जियों जैसे टमाटर, फूल गोभी, बंद गोभी आदि का बिचड़ा तैयार हो, वो इसकी रोपाई का कार्य आरंभ करें तथा ये ध्यान रखें कि पौधे के जड़ के आसपास पानी जमा नहीं हो। साथ ही साथ पहले से रोपे गए सब्जियों में निराई गुड़ाई कर आवश्यकता अनुसार यूरिया का भुरकाव करें। जो किसान अगात आलू की खेती करना चाहते हैं वे उत्तम किस्म का बीज, उर्वरक आदि का प्रबंध करें। आलू की अगात अनुशंसित किस्म कुफरी अशोका, कुफरी चंद्रमुखी या कुफरी पुखराज में से किसी एक किस्म का चुनाव करें। जो किसान अगात मटर की खेती करना चाहते हैं वे उत्तम किस्म का बीज, उर्वरक आदि का प्रबंध करें। मटर की अगात अनुशंसित किस्म अर्केल का चुनाव करें। समय से बोई गई मक्का की फसल में बुआई के 60 दिनों बाद तथा देर से बोई गई फसल में बुआई के 25 से 30 दिनों बाद यूरिया का भुरकाव 30 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से करें तथा भुरकाव से पहले खरपतवार अवश्य नियंत्रित कर ले। फसल में मक्का धनबाल निकलने के 10 दिनों तक खेत में प्रवेश नहीं करें, इससे निषेचन क्रिया प्रभावित होती है। मवेशियों के हरे चारा के लिए इस समय किसान भाई मकई की अफ्रीकन टाल या लोबिया की UPC 5286, UPC 622, UPC 625 इत्यादि में से किसी एक की बुआई करें। जो किसान कुल्थी की खेती करना चाहते हैं वे इसकी उन्नत किस्म भी LG 19, इंदिरा कुल्थी 1 या बिरसा कुल्थी 1 में से किसी एक किस्म की बुआई करें। जो किसान सरगुजा की खेती करना चाहते हैं वे इसकी उन्नत किस्म बिरसा नाइजर 1, बिरसा नाइजर 2, बिरसा नाइजर 3 या पूजा 1 में से किसी एक किस्म की बुआई करें। 1 एकड़ में बुआई के लिए 2 से 2.5 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। समय से बोई गई कम अवधि की धान फसल पुष्प अवस्था में है या पुष्प अवस्था में आने को है।
इस अवस्था में गंधीबग कीट के आक्रमण की संभावना रहती है, जो फूलों के रस को चूस लेता है, जिससे दाने नहीं बन पाते हैं। इसलिए किसान भाई निरंतर अपनी फसल की देखभाल करें तथा इन कीटों का आक्रमण होने पर कीटनाशी दवा क्लोरपाइरीफास या मिथाइल पाराथियान धूल का भुरकाव 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से साफ मौसम को देखते हुए करें। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम तेगड़ा, जिला बेगूसराय के कृषक ब्रजेश कुमार ने। ये एंथोरियम फूल की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो ब्रजेश कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। बाजार मांग को देखते हुए किसान भाई इस समय एंथोरियम की खेती अच्छे से कर सकते हैं। पहले एंथोरियम की खेती मेनली लोग बस अपने छोटे घरों में करते थे, जिससे कि सजावटी के रूप में करते थे, लेकिन अब व्यावसायिक रूप से इसकी मांग बढ़ती गई, जिससे किसान भाई इसे बहुत ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। पहले इसके फूल जो थे वो बिकते थे, फूल इसका 5 से 10 रुपए का बिकता था। अब इसके पौधे सहित जो इसमें पत्तियां लगी हुई होती हैं वो 25 से 30 रुपए में एक फूल बिकता है। अगर इसको पॉट के रूप में हम डेवलप करके किसान भाई बेचते हैं बाजारों में, तो वो लगभग 250 से 300 रुपए प्रति पौधा पाट के रूप में बिकता है। इसका इसकी वैरायटी के जब हम चूज करते हैं या फिर सिलेक्शन करते हैं तो हमको विश्वसनीय संस्थान से भी इसकी वैरायटी को लेना चाहिए और या तो अपने खेतों में लगानी चाहिए। इसमें मेनली 3 प्रकार के या फिर 3 रंग के वैरायटीज होते हैं। पहला होता है रेड या लाल, दूसरा ऑरेंज, तीसरा व्हाइट। एंथोरियम फूल से अधिक लाभ मिले, इसके लिए इसकी उन्नत प्रजातियों का चयन करना चाहिए। बाजार में विभिन्न रंगों के अनुसार फूलों की प्रजातियां मिलती हैं, जैसे लाल रंग की किस्में टेम्पटेशन, मैरिसस रेड, एविटा, सफेद रंग की किस्में एंजल, मॉरिसस सफेद का प्रयोग कर सकते हैं। और भी रंग की किस्में होती हैं जिनका प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, फूलों के विभिन्न किस्मों का चयन करना सही रहता है, क्योंकि बाजार में विभिन्न रंगों के फूलों की मांग होती है। इसके पौधों को हमेशा विश्वसनीय संस्था से ही खरीदना चाहिए। और अब इसके लिए अब हम बात करते हैं कि इसमें टेम्परेचर या फिर इसका कल्टीवेशन हम कैसे करते हैं। तो इसका कल्टीवेशन हम ओपन फील्ड में कर सकते हैं, लेकिन जनरली इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इसमें टेम्परेचर का बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, जो विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसके लिए जो हमारा फेवरेबल टेम्परेचर होता है वो होता है 15 से 28 डिग्री सेल्सियस। अगर 28 डिग्री सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर एक्सीड करता है तो इस पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए हम इसको पॉली हाउस में करते हैं या फिर नेट सेड हाउस में करते हैं। नेट सेड हाउस में करने से क्या होता है, 24 से 28 डिग्री सेल्सियस में इसका जो वेजिटेटिव ग्रोथ होता है बेहतर होता है और फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है इसके लीव्स। और इसमें जो ह्यूमिडिटी होती है पॉली हाउस या नेट हाउस में, उसको हम मेंटेन कर लेते हैं फॉगर से, जो 75 से 80% होता है। अब हम बात करते हैं इसकी क्या मतलब न्यूट्रिशन कैसे करना है या फिर इसका मीडिया कैसे तैयार करना है। इसके लिए हमें सबसे पहले जरूरत होती है पौधों को लगाने के लिए मीडिया की जरूरत होती है। इसमें मीडिया छिद्रयुक्त मीडिया यूज होता है। जैसे छिद्रयुक्त मीडिया में हमारा कोकोपीट हुआ, गोबर की सड़ी हुई खाद हुई, सड़ी हुई मिट्टी हुई, पुआल हुआ, सड़ी हुई पत्तियां हुई, इनको हम क्या करते हैं, या तो पॉट में भर देते हैं या किसी एक क्यारी में डाल के पानी डाल के इसको सड़ा देते हैं। जब ये सड़ जाती हैं तो इसके जो मीडिया होती है, जो सबस्ट्रेट होते हैं, वो छिद्रयुक्त हो जाते हैं। तब इसमें हम पौधों का प्रत्यारोपण करते हैं। जो पौधे होते हैं या तो हमको टिश्यू कल्चर से प्राप्त होते हैं या तो हमको साइड सकर्स से प्राप्त होते हैं। जो पुराने पौधे होते हैं उनके बगल से जो सकर्स निकलते हैं उसको हम साइड सकर्स बोलते हैं। उन्हीं का उपयोग हम नए पौधों के रूप में करते हैं। किसान भाइयों, एंथोरियम फूल की खेती के लिए सबसे जरूरी होता है इसे उगाने वाला मीडिया तैयार करना। मीडिया तैयार करने के लिए कोकोपीट, सड़ी हुई पत्तियां, बालू मिट्टी, लकड़ी का बुरादा, घास और पुआल आदि की जरूरत होती है। इन अवयवों क्यारियों में डालकर हल्की सिंचाई करते हैं और कुछ दिन तक इन्हें सड़ने देते हैं। इसके बाद तैयार पौधों या सर्कस की रोपाई 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर करते हैं। एक क्यारी में पौधों को 2 से 3 कतारों में लगाते हैं।
इसके बाद हम आते हैं अब न्यूट्रिशन की बात करते हैं। तो इसमें हमको न्यूट्रिशन कैसे देनी है। इसमें न्यूट्रिशन हम यूरिया डाई पोटास के रूप में नहीं देते हैं। इसमें न्यूट्रिशन हम NPK का सोल्यूशन देते हैं, जो कि 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से या फिर 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से हम पौधों पे स्प्रे करते हैं, जो कि हमारा वीक में 2 बार होता है। इसके बाद हम कैल्शियम नाइट्रेट या फिर मैग्नीशियम सल्फेट का 2 ग्राम का सोल्यूशन बना के 15 दिन में एक बार स्प्रे करते हैं। इसमें हमको माइक्रोन्यूट्रिएंट भी देने की जरूरत होती है, जिससे कि इसका पुष्प का डेवलपमेंट अच्छे से होता है। उसके लिए हमको 0.1 मिलीग्राम का एक सोल्यूशन बना के लगभग हफ्ते में एक बार इसको हम स्प्रे करते हैं। एंथोरियम फूल की फसल बहुवर्षीय फसल होती है, इसलिए फसल से सही पुष्प उत्पादन मिलता रहे, इसके लिए समय समय पर कुछ खास प्रबंधनों को करना पड़ता है, जिनमें से प्रमुख है फसलों की कटाई छटाई। प्रत्येक पौधों पर केवल 6 से 8 पत्तियां ही रखना चाहिए। शेष पुरानी पत्तियों और रोग ग्रसित पत्तियों की कटाई कर देनी चाहिए। इससे फूलों की बढ़वार अच्छी होती है। एक बार एक पौधे में 5 से 6 पत्तियां ही रखनी चाहिए, जिससे होता है कि उसका डेवलपमेंट, उसके कलर का डेवलपमेंट अच्छा खासा होता है। फसल में आमतौर पर रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप होता है। इनकी रोकथाम के लिए इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीमीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। साथ ही रोगों का प्रकोप दिखाई देने पर कार्बेंडाजिम 1 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर फसलों पर छिड़काव करें। और अब हम आते हैं हार्वेस्टिंग के पे। तो हार्वेस्टिंग में हमको क्या करना है कि ये लगभग पौधा लगाने के 6 से 8 महीने बाद अच्छे से डेवलप हो जाता है, तब इसमें फूल अच्छे से निकल जाता है। जब हम पत्तियों के देखते हैं कि पत्तियों का कलर 1/3 रंग बदल जाए, तब हम इसको तोड़ने योग्य हो जाता है, तब हम इसको तोड़ सकते हैं या फिर इसके हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये 5 से 8 महीने में ये तैयार होता है और ये 1 साल में 5 से 6 फूल एक पौधे से प्राप्त किया जा सकता है। और ये जो हमारा पौधा होता है, एक बार लगाने के बाद ये 6 से 8 साल तक अच्छे से फ्लावर्स और उसकी लीव्स देता है। और अगर हम चाहें भी तो इसके नए नए पौधे इसी पुराने पौधे से साइड सकर से निकाल के मार्केट में बेच सकते हैं। और एक पौधे की कीमत हमारी होती है 250 से 300 रुपए और एक फूल की कीमत होती है 25 से 30 रुपए। और इसके पत्तियों को भी हम सजावटी रूप में भी बेच सकते हैं, जिससे हमको एडिशनल इनकम प्राप्त होता है। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।